जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब ठीक हैं? अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे हैं आपका कैफ 2 प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन जिसका भी आगे मेरा नाम चेंज हो गया है, टैक्स प्रैक्टिसेस है। स्प्रिंग 22 अटेम्प्ट के लिए और आप इन लेक्चर्स को ऑटम 22 अटेम्प्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हर स्प्रिंग के बाद जो आती है ऑटम, उन दोनों में सिलेबस आपका टैक्स का सेम रहता है। चैप्टर 4 का हमारा ये आखिरी लेक्चर है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेशन का। इसमें हम टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले वो है आपकी टैक्स रिजीम्स। कैफ लेवल पर बच्चों को ये समझ नहीं आती। टू बी ऑनेस्ट मुझे भी समझ नहीं आई थी जब मैंने कैफ में ये पढ़ा था। जब बाद में दोबारा मैंने सारी चीज़ें दोबारा खुद ऐसे स्टडी की थी तब मुझे ये बात समझ आई थी और फिर फाइनल में पढ़ने के बाद सारा इन डिटेल तो काफ़ी अब तो कोई मसला भी नहीं है, आसान सी बातें हैं। वैसे टैक्स रिजीम्स आपका कैफ लेवल पे वो कोई इस तरह टेस्ट भी नहीं होता, ठीक है? तो जस्ट उसने आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए दे दी है। तो मैं आपको इसमें बताऊँगा कि आपने क्या चीज़ सिर्फ़ पढ़नी है, देखनी है एंड इसमें से कौन-सी चीज़ आपने याद करनी है। क्योंकि पढ़ना तो सारा ही है ना, पढ़ना सारा है, ये कुछ नहीं करना। हाँ, याद कौन-सा करना है, मेमोराइज़ कौन-सा करना है पेपर के लिए, वो मैं आपको बताऊँगा। फिर हम आप जाते हैं अपने टेक्स्ट की एक्सेल की फ़ाइल में। जी, आपकी जो है एफबीआर वो टैक्स रेज़ीम जी, आप हमने पढ़ा था कि आपके पास 5 हेड्स ऑफ़ इनकम है। सैलरी, बिज़नेस, प्रॉपर्टी, अदर सोर्स कैपिटल गेन और अदर। आपकी इनकम इन पांचों हेड में किसी न किसी एक में फॉल कर रही होगी, ठीक है? अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, एफबीआर ने क्या किया है, उसने आपकी इस इनकम को जो इनकम है उसको डिफरेंट रेट्स पर टैक्स करने के लिए, टैक्स चार्ज करने के लिए उसने डिफरेंट क्लासेस बना ली हैं। तो क्या उन्होंने ये फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा है कि जनाब अगर आपकी कैपिटल गेन में अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची है, वो नॉर्मल रेट पर टैक्स नहीं होगी, वो एक उन्होंने एक रेट स्पेसिफाई कर दिया है, वो उस रेट पर टैक्स होगी। ठीक है, आपने उस पे जो गेन आएगा प्रॉपर्टी बेचने पर, वो आपने उस पर जो टैक्स पे करना है, एक स्पेसिफाइड उन्होंने रेट दे दिया है, आपने उस पर टैक्स पे करना है। ठीक है? ये एग्जांपल थी। सिमिलरली अदर सोर्स में उन्होंने कहा है कि जो प्राइस बॉन्ड्स हैं, ठीक है ना? जो आपने जो प्राइस बॉन्ड लिए होते हैं 750 वाला भी है, 200 वाला भी है, 100 वाला भी है, 1500 वाला भी है। मेरा तो कभी नहीं लगा, ना किसी जानने वाला का लगा है, शायद आप में से किसी का लगा हो। जो वो आपको प्राइस मिलता है, जो आपको प्राइस बॉन्ड लगता है, तो गवर्नमेंट ने कह दिया है, एफबीआर ने कह दिया है कि उस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका 15% टैक्स होगा। ठीक है ना? बाकी उन्होंने रेट स्पेसिफाई किए हैं, उन्होंने एक प्रॉपर स्लैब दी है, हमने कल पढ़ा था, ये देखें। उन्होंने क्या है कुछ उन्होंने इनकम स्पेसिफाई करनी है नाम लेकर, ठीक है ना? उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि ये जो आपका प्राइस बॉन्ड है, इस पर आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड 15% क्या देना है टैक्स पे करना है, ठीक है? और हमने कल एक चीज़ पढ़ी थी नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में टैक्स क्रेडिट्स के बारे में, ठीक है ना? टैक्स क्रेडिट्स क्या होते हैं जो हमारी टैक्स लायबिलिटी को कम करते हैं, जैसे कि कल यहाँ पर किया था, कि मेरा क्या था 48,500 मेरी टैक्स लायबिलिटी थी। मैंने क्रेडिट उसमें से लेस करने के बाद जो मेरा नेट पे करना था वो 40,000 पे किया था, ठीक है ना? तो जो कुछ इनकम्स ऐसी हैं जैसे कि अभी मैं आपको मैंने एग्ज़ाम्पल दी थी, तो एग्ज़ाम्पल क्या थी मेरी प्राइस बॉन्ड की, वो कहते हैं कि प्राइस बॉन्ड पर जो आपने टैक्स पे किया होगा, एडवांस में कर चुके होंगे, उसके अगेंस्ट आप कोई टैक्स क्रेडिट एडजस्ट नहीं कर सकते। इन्होंने क्लासेस बना दी हैं, वो कौन-कौन सी वो क्लासेस हैं जिसके अंदर हमारी इनकम टैक्स होती है। एक है नॉर्मल टैक्सेबल रिजीम। इसको समझने के लिए जो सबसे आसान मैं आपको बस वर्ड बताऊं या चीज बताऊं, ये क्या है। मैं फॉर एग्जांपल आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है? आपने अकाउंटिंग में किस तरह आप इनकम कैलकुलेट करते हैं कि सेल्स रिसीट्स या रेवेन्यू, उसमें से आप करते हैं लेस एक्सपेंसेस करते हैं, ठीक है ना? उसके बाद आपके पास क्या आता है, प्रॉफिट आता है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो आपकी इनकम बन जाती है, नेट इनकम, नेट प्रॉफिट। मतलब जो एक्सपेंडिचर आपका लग रहा होता है इनकम को अर्न करने के लिए, उसको नेट करने के बाद, डिडक्शंस को लेस करने के बाद आपके पास जो टैक्सेबल इनकम बचती है,
उस पर आप फिर जो इन रेट्स पर जो टैक्स पे करते हैं, वो सारी आप उसको आप क्या कहते हैं, वो सारी इनकम को आप क्या कहते हैं, वो इनकम जो नॉर्मल टैक्सेबल रिजीम में टैक्स होनी है। अब हम बुक में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कोई कन्फ्यूजन हो तो जी आप मुझे कमेंट करें। आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नहीं गिवन, फेसबुक प्रोफाइल का लिंक गिवन है, इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक गिवन है। आप वहाँ पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, वॉइस नोट भेज सकते हैं, आपको मैं वहाँ पर आंसर कर दूँगा। जी, अंडर नॉर्मल टैक्स regime, tax is charged on taxable income of the taxpayer. Is that gross amount, ठीक है जनाब, चार्जेबल, रिड्यूस्ड बाय डिडक्शंस अलाउड। डिडक्शंस अलाउड में आपके एक्सपेंसेस हैं बहुत सारे, जब हम आगे पढ़ेंगे हर हेड के अंदर तो आपको ये क्लैरिटी होती जाएगी जनाब क्या क्या है। सैलरी क्या है आपकी, नॉर्मल टैक्स रिजीम में आती है, ठीक है। आपके लेवल पर, आपके लेवल पर, ठीक है ना, क्यों अभी हम कहाँ पर हैं, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, कैफ के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। कैफ के सब्जेक्ट में आपकी जो बिजनेस है, वो बिजनेस की जो इनकम है वो क्या है, नॉर्मल टैक्सेबल रिजीम में आती है कैफ के लेवल पर। आपको मैं बता रहा हूँ कि कैश कैफ के लेवल पर आपकी जो बिजनेस इनकम है वो किस में फॉल करती है, नॉर्मल टैक्सेबल रिजीम में फॉल करती है, ठीक है। प्रॉपर्टी भी लास्ट अटेम्प्ट तक वो नॉर्मल भी थी और एक और भी थी, हम बाद में डिस्कस करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सेपरेट ब्लॉक इनकम कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब इस अटेम्प्ट से जो चेंज आई है, उन्होंने एक प्रोविजन जो सेपरेट ब्लॉक वाला ऑप्शन था वो उन्होंने बिल्कुल डिलीट कर दिया है। अब इंडिविजुअल और एओपी दोनों के लिए प्रॉपर्टी क्या है, नॉर्मल सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है, नॉर्मल टैक्सेबल regime में फॉल करेगी। इसमें कैपिटल गेन जो हमारा है, इसमें कुछ पोर्शन जो है वो नॉर्मल है, जिसमें मैं बता देता हूँ, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ प्राइवेट शेयर। जो प्राइवेट कंपनी के शेयर होते हैं उस पर जो आपका जो डिस्पोजल आएगा, जो गेन आएगा शेयर डिस्पोज करने पे, वो आपका यहाँ पर टैक्स होगा। इसके अलावा जो आपका गोल्ड वगैरह है, जो आप गोल्ड सादे अल्फाज में जो सोना आप सेल करते हैं, उसमें आपको जो गेन आता है वो भी यहाँ पर आपका इसमें कवर होता है, ठीक है। अदर सोर्स में बहुत सारी चीज़ें फॉलो करती हैं, कुछ आपकी नॉर्मल सोर्स में आएंगी, ठीक है, कुछ आपकी प्राइवेट में आ जाएंगी, प्राइवेट में सॉरी नहीं, अदर टैक्सेबल रिजीम्स में आ जाएंगी, ठीक है। नॉर्मल में क्या आ सकती है, जैसे कि अगर जो हमारे सीए की फील्ड की बात कर लेता हूँ, काफ़ी टीचर्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जॉब भी करते हैं, किसी कंपनी में सीएफओ हैं, जीएम फाइनेंस हैं, या डायरेक्टर फाइनेंस हैं, ऑडिट मैनेजर हैं किसी फर्मों में, या डायरेक्टर हैं ऑडिट फर्म में। तो वो जो उनको सैलरी फर्म से मिल रही होगी वो उनकी फॉल करेगी इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में। जो वो कॉलेज में आके ऐसे विजिटिंग पार्ट टाइम लेक्चर दे रहे होते हैं, जो उनको वहां से जो एक पर आवर के हिसाब से पेमेंट मिल रही होती है, वो क्या होती है, उनकी अदर सोर्स इनकम होती है, वो सैलरी नहीं होती, ठीक है। वो जो पेमेंट उनकी आपकी आएगी अदर सोर्स में, वो नॉर्मल टैक्स पर रिजीम होगी, नॉर्मल रेट्स पर क्या होगी, वो उसकी उनकी टैक्स होगी। ये थी आपकी नॉर्मल टैक्स रिजीम, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास कौन सी टैक्स रिजीम है जो क्लासेस हैं उन्होंने क्लासीफाई किया हुआ है, दूसरी है जनाब फाइनल टैक्स रिजीम। फाइनल टैक्स रिजीम क्या होती है, फाइनल टैक्स रिजीम जनाब होती है, वो कहते हैं कि जनाब जब भी एक बंदा, जो बंदा पेमेंट कर रहा है, अगर लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, किसी को सर्विसेज देता हूँ, या लेट्स सपोज मेरे क्या है, किसी कंपनी में मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, मुझे वहां से डिविडेंड मिलता है, तो लॉ कहता है कि जब कंपनी डिविडेंड पे करेगी शेयर होल्डर्स को, वो उस पर एक उन्होंने टैक्स रेट स्पेसिफाई कर दिए, 12%, 14%, 15%, जो भी रेट है वो हम इनका फॉर्म अदर सोर्स में जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो कहती है कि जनाब आपने क्या करना है, उस इनकम की पेमेंट पर, ग्रॉस अमाउंट पर आपने टैक्स डिडक्ट कर लेना, ठीक है। उसके अलावा इसमें हमारे पास और एग्जांपल हम देख लेते हैं, बुक में क्या एग्जांपल लिखी हुई है। और एक इसमें आता है कि जब एक्सपोर्ट, मैं आपकी समझाने के लिए बता देता हूँ, जो बिजनेसेस करते हैं एक्सपोर्ट, आपको मैंने बताया कि आपके लेवल तक जो बिजनेस इनकम है कैफ लेवल तक, वो क्या है, सारी की सारी नॉर्मल टैक्सेबल रीजन, ठीक है। अब मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। लॉ कहता है आपका, गवर्नमेंट जो है टैक्स लॉ, वो कहता है कि जनाब अगर एक बिजनेस है जो अगर वो एक्सपोर्ट करता है, जब वो एक्सपोर्ट करेगा तो उसकी एक्सपोर्ट वैल्यू पर 1% क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स विदहेल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब 1% टैक्स काट लिया जाएगा, और वही की वही उसकी सारी की सारी फाइनल टैक्स लायबिलिटी है।
तो जितना टैक्स कट गया, जितनी उसने एक्सपोर्ट किए पूरे साल में, लेट्स सपोज 1 करोड़ किए, तो 1 करोड़ का 1% कितना बनता है? मल्टीप्लाई बाय 1%। 1 करोड़ ही है, मेरे ख्याल में तो 1 करोड़। अच्छा जी, ये आपका बन गया जी 50, 1 लाख बन गया। जी, अगर आपने 1 करोड़ के एक्सपोर्ट किए हैं, तो पूरे साल में आपकी क्या बनेगी? उन्होंने टैक्स कितना काट लिया होगा? 1 लाख का काट लिया होगा, ठीक है? तो उस केस में आपको ईयर एंड पर वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी सिर्फ़ है क्या? फाइनल टैक्स। जितना कट गया सारी की सारी वही लायबिलिटी थी। बेशक अगर आप प्रॉपर्ली वर्किंग करें, जैसे आप अकाउंटिंग में करते हैं, सेल्स, ठीक है? मेरे पास सेल्स थी 1 करोड़ की। बस सेल्स थी 1 करोड़ की, मेरे पास टोटल जो एक्सपेंसेस थे वो थे मेरे पास 85 लाख। इसको मैं कह दूँ, चले हाँ 70 लाख कह देते हैं, ठीक है? तो इनकम कितनी बन जाएगी पूरे साल की टैक्सेबल इनकम? ये बन गई मेरे पास 30 लाख। अब मेरा टैक्स रेट कितना है कंपनी के लिए? अगर पब्लिक कंपनी है तो 29% है, अगर स्मॉल कंपनी है तो 22%। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब मैं कहता हूँ ये पब्लिक कंपनी है, तो ये मेरा कितना बन जाएगा? 29%। मेरे पास जो लायबिलिटी बनेगी, ठीक है, ये बन गई 8,70,000 रुपए। लेकिन क्योंकि एक्सपोर्ट क्या है, लॉ ने कह दिया कि फाइनल टैक्स रिजीम में आती है। जो आपका टैक्स कट गया ऑन स्पॉट, वो आपकी फाइनल लायबिलिटी है। तो आपका अगर ईयर एंड पे वर्किंग करने से अगर लायबिलिटी 8,70,000 भी बनती है ना, तो आपको एडिशनल 7,70,000 पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये है फाइनल टैक्स का कॉन्सेप्ट। ये था कि टैक्स ज़्यादा बने। अब मैं कहता हूँ मेरा एक्सपेंस था 95 लाख का, सॉरी ये 95 लाख का, ठीक है? अभी ज़्यादा बन रहा है, चलो हम 97 लाख कर देते हैं, 1 सेकंड, 98 लाख कर देते हैं, ठीक है जनाब? अब मेरा जो सेल्स थी 1 करोड़ की, जो मेरा एक्सपेंस था 98 लाख का था। जो मेरी टैक्सेबल इनकम बनी 2 लाख, जो टैक्स मैं नॉर्मल प्रॉपर्ली टैक्स कैलकुलेट करूँ, वो बन गया 58,000। लेकिन जो मेरा ऑन स्पॉट टैक्स कटा था, वो 1 लाख रुपए था। अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो गवर्नमेंट के पास मेरा 1 लाख सॉरी 42,000 ज़्यादा चला गया। मुझे गवर्नमेंट से रिफंड क्लेम करना चाहिए, लेकिन नहीं। अगर ये होती नॉर्मल टैक्सेबल रिजीम, तो मैं 42 को रिफंड क्लेम कर सकता था। प्रोसेस से हम पढ़ेंगे रिटर्न असेसमेंट एंड अपील्स में जाकर, ठीक है? चैप्टर आपका 14, 15, 16 है मेरे ख्याल में बुक का। लेकिन क्योंकि ये फाइनल टैक्स रिजीम है, तो जितना टैक्स आपका ऑन द स्पॉट कट गया, वो सारे का सारा आपका क्या है? फाइनल टैक्स लायबिलिटी है। आपको ईयर एंड पर ये सारी वर्किंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ये कैलकुलेट करें कितना टैक्स बनता है, कितना नहीं बनता। आपने जस्ट एक रिटर्न सबमिट करवानी है, वो प्रोसीजर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। सबसे जो आसान इसमें एग्जांपल है वो आपकी एक्सपोर्ट की है, ठीक है? अब हम डिस्कस करते हैं कि फाइनल टैक्स लायबिलिटी के जो रूल्स हैं, जो आपने इसमें याद क्या करना है, वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? अब जो ये जी, आपने और कुछ नहीं पढ़ना ऊपर, ठीक है? आपने कुछ भी नहीं पढ़ना, आप लोगों ने बताया हुआ है। फिर उन्होंने कुछ ऊपर एग्जांपल दी हुई हैं, आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है, तो आपने याद करना है, देखना है। जी, फॉलोइंग रूल्स अप्लाई टू इनकम सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स, ठीक है जनाब? इसमें है सच इनकम इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर एनी हेड ऑफ इनकम इन कंप्यूटिंग द टैक्सेबल इनकम। पहली बात, हम क्या करते होते हैं? हम टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ यहाँ पे आ जाएँ, ठीक है? सारे हेड्स की इनकम को ऐड किया, हमने लेस किया डेडक्टेबल अलाउंसेस, ठीक है जी? हमारे पास टैक्सेबल इनकम बन जाती है, यहाँ पर आ जाती है। हम क्या करते हैं, उसमें से हम क्या करते हैं, फिर रेट अप्लाई करते हैं, अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। जो इस स्टेटमेंट के बाद हमने एक नई चीज़ सीखी, जब हम टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर रहे होंगे, जो भी हमारी टैक्सेबल इनकम होगी, जब हम कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो उस केस में ये जी यहाँ पे आ जाएँ। उस केस में अगर कोई मेरी क्योंकि मेरी फाइनल टैक्स इनकम भी क्या होती है?
इन्हीं 5 हेड्स में से कोई इनकम होती है जिसको लॉ ने फाइनल टैक्स इनकम क्या कर दी है, क्लासिफाई कर दी है। तो लॉ का क्या ये कह रहा है कि अगर टोटल इनकम में कोई फाइनल टैक्स इनकम इंक्लूडेड है, मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि मेरा कोई प्राइस बॉन्ड था, यहाँ पे मैं करता हूँ लेस, टोटल इनकम में से मैं क्या करूँगा, लेस करूँगा, यहाँ पे करूँगा मैं फाइनल टैक्स इनकम, ठीक है। अब कौन सी है प्राइस बॉन्ड जो है, मैंने एग्जांपल दी थी, वो क्या आपकी क्या है, फाइनल टैक्स। मैं कहता हूँ वो था 50,000, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी कौन सी एग्जांपल है, एक्सपोर्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा कितना था, 40,000, नहीं ये मैं कह देता हूँ मेरे बिजनेस था कि 50,000, कहता हूँ ये मेरी थी 60,000। इसमें मैंने एक्सपोर्ट की जो अमाउंट थी जिसमें मेरा टैक्स सारा कटा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे लेस कर दिया मैंने। अब यहाँ पे लेस करने के बाद 15,25,000 बन गया। अब इसमें से मैं क्या करूंगा, डिडक्टेबल अलाउंस लेस करूंगा, ठीक है। अब मेरी जो कितनी बनेगी टैक्सेबल इनकम, यहाँ पे कम हो जाएगी, ये देखें। अब मैं इसमें से क्या करूंगा, ये लेस करूंगा, डिडक्टेबल इनकम मेरी क्या हो गई है, यहाँ पर कम हो गई है। तो ये वाला जो बात थी उसमें वो ये लिखी हुई है, आपको जो मैंने एक्सप्लेन कर दी है। जी नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं जी, नो डिडक्शन इज अलाउड फॉर एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन ड्राइविंग द इनकम। आपको भी मैंने दो एग्जांपल दी थी, एक आपको मैंने एग्जांपल दी थी एक्सपोर्ट की, कि आप जो ग्रॉस अमाउंट होगी आपके पास, आप क्या कर सकते हैं, उस पर आप क्या करेंगे, वो पे टैक्स कट जाएगा 1% के हिसाब से। फिर आपके है प्राइज बॉन्ड, या आपने कोई प्राइज जीता है, अगर आपने कोई लॉटरी वगैरह लगी है, सारा कुछ इसी में फॉल कर जाता है, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट आपको कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होती, ग्रॉस अमाउंट पर आप क्या करते हैं, आपका टैक्स वो डिडक्ट हो जाता होता है। जी, तो ये हमारा यहाँ पर कवर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। द अमाउंट ऑफ इनकम इज नॉट रिड्यूस्ड बाय एनी डिडक्टेबल अलाउंस। ये आपको मैं भी करके बता दिया किधर गया ये। मैं पहले लेस करने के बाद जो नेट अमाउंट बचेगी यहाँ पर, उसमें से मैं डिडक्टेबल अलाउंस क्या करूँगा, लेस करूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं अपनी सैलरी का देता हूँ कम, 3 लाख, ठीक है। प्रॉपर्टी में कर देता हूँ 50,000, कैपिटल में कर देता हूँ 80,000, ठीक है। मैं कहता हूँ कि ये जो ये मेरा है 4,50,000, ये सारे का सारा क्या है, प्राइस बॉन्ड है, मैं कर देता हूँ 4,50,000, ठीक है। और ये जो बिजनेस इनकम आ रही है सारी सारी मेरी क्या है, ये मेरी प्रॉपर्टी इनकम है, सॉरी प्रॉपर्टी नहीं, एक्सपोर्ट है। और इसके अलावा मैं इसमें क्या कर सकता हूँ ठीक है जी। अब मेरी जो इनकम बची है, जिसके अगेंस्ट में डिडक्टेबल अलाउंस लेस कर सकता हूँ, वो है 4,30,000 रुपए। लेकिन अब यहाँ पर देखें, मेरे जो टोटल डिडक्टेबल अलाउंस है वो 5,50,000 रुपए। तो मेरा यहाँ पर जो नेट कितना आ गया, टैक्सेबल इनकम का डायरेक्ट लॉस आ गया। लेकिन लॉ कहता है कि हम बाद में देखेंगे, डिडक्टेबल अलाउंस आप सिर्फ उतना क्लेम कर सकते हैं जितना आपकी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है। तो मैं यहाँ पर टोटली कितना कर सकता हूँ, 4,30,000 ही कर सकता हूँ। तो मेरी इनकम टैक्स में कितनी बन गई, मेरी यहाँ पर 0 बन जाएगी। लेकिन टैक्स लायबिलिटी 0 नहीं होगी, क्योंकि इन पर ऑलरेडी मैं क्या कर चुका हूँ, टैक्स पे कर चुका हूँ। तो मेरा एडवांस टैक्स अगेंस्ट वो सारा एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। इस बात की समझ आ गई जी। सेट ऑफ एनी लॉस, जी आप इसके अगेंस्ट कोई लॉस भी एडजस्ट नहीं कर सकते। ये हम लॉस एडजस्टमेंट हम जब पढ़ेंगे चैप्टर 14 के अंदर, आई थिंक 13 14 है, वहां पर हम डिस्कस करेंगे इसको। समझ आ गई। ये आपने रूल याद करना है, ये आपने आपसे उसने रिप्रोड्यूस करवाने, ये पास पेपर में आया भी हुआ है। द टैक्स डिडक्टेड इज नॉट रिड्यूस्ड बाय एनी क्रेडिट, ठीक है जी। देयर इज नो रिफंड ऑफ नॉन एडजस्टेबल टैक्स कलेक्टेड और डिडक्टेड एट सोर्स। बात यहाँ से समझ आ गई। अनलेस सच टैक्स इज इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ऑफ फाइनल टैक्स फॉर विच द टैक्स पेयर चार्जेबल अंडर, ठीक है ना जी। अगर लेट्स सपोज आपका टैक्स बनता था 50,000 रुपए, लेकिन गलती से कट गया 60,000, जो ऊपर वाला 10,000 रुपए वो आपका रिफंड हो सकता है। अगर पूरा जितना बनता था उतना कट गया है, अगर आपने बाद में कोई एडजस्टमेंट्स करने के बाद कोई रिफंड होता है, तो वो वाला रिफंड नहीं होगा। आगे समझ। अब नीचे वाली जो बात है जी, हम जब पढ़ेंगे चैप्टर 14 रिटर्न असेसमेंट वाली बात, आपको तब समझ आएगी। बस आपने ये वाला पॉइंट क्या कर लेना, याद कर लेना। जो हमारी नेक्स्ट रिजीम है, वो हमारी है ये, इनकम सब्जेक्ट टू सेपरेट चार्ज। ये और फाइनल टैक्स सेम है। अब देखें किस तरह से सेम है। अब रूल पढ़ते हैं। टैक्स इम्पोज इज फाइनल, फाइनल टैक्स सेम बात है जो भी हमने पहले पढ़ी है।
सच इनकम इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर एनी हेड ऑफ इनकम। ये भी हमने पढ़ ली, सेम बात है, ये रूल्स हैं, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। नो डिडक्शन इज अलाउड फॉर एनी एक्सपेंडिचर, ये भी सेम बात है। द अमाउंट ऑफ सच इनकम इज नॉट रिड्यूस्ड बाई एन डिडक्टिबल अलाउंस द सेट ऑफ एनी लॉस। ये भी अभी हमने पढ़ी सारी बातें, वहां पर सेम चीज है। द फाइनल टैक्स पेबल इज नॉट रिड्यूस्ड बाई एनी टैक्स क्रेडिट, सेम बात है। अब ये जो नीचे वाली बात है, ये आपने फिलहाल पढ़ लेनी है, ये जब हम आगे जाएंगे हम तब ये डिस्कस कर लेंगे, ये क्योंकि आपके स्कोप से भी बाहर है, तो आपको यहाँ पर इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये और फाइनल टैक्स सेम चीज़ें हैं दोनों। फिर आपकी आती है एक सेपरेट ब्लॉक, क्योंकि उसकी भी सेम नेचर है जो हमने बाकी पहले नेचर पढ़ी है, ठीक है। वो क्या क्या है, उसमें कौन कौन सी फॉल करते हैं आपको मैं बता देता हूँ। उसके उन्होंने स्पेसिफिक रेट बता दिए हैं कि यहाँ ये वाली इनकम है इस रेट पर चार्ज होगी। सेपरेट ब्लॉक में मेरे पास कौन सी आती है यहाँ से, वो आती है इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपका जो गेम आता है, आपका जो गेन आता है इमूवेबल प्रॉपर्टी पर, वो इसमें फॉल करता है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो यहाँ पर गोल्डन हैंड शेप स्कीम है, इनका फ्रॉम सैलरी में, तो आपके पास ऑप्शन मतलब सिर्फ ये वाली एक चीज़ जो है, आप वो नॉर्मल में भी टैक्स करवा सकते हैं और आप सेपरेट ब्लॉक में भी टैक्स करवा सकते हैं। तो फिर एक प्रोसीजर है, हम इनकम फ्रॉम सैलरी में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आपके पास ऑप्शन है सेपरेट ब्लॉक का, वो किस तरह रेट कैलकुलेट करना है, किस तरह टैक्स कैलकुलेट करना है, हम वहाँ पर सीखेंगे। उसके अलावा आपके पास जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा आपका जो है लिस्टेड शेयर्स हैं, जो लिस्टेड अगर आपका जो अगर कोई लिस्टेड कंपनी में आपकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, लिस्टेड कंपनी में, उसके जो शेयर्स होंगे उस पर आप जो सेल करेंगे शेयर्स को, आपके पास जो गेन आएगा वो आपका सेपरेट ब्लॉक में वो कवर होता है, ठीक है। तो ये आपकी थी रिजीम्स हमने डिस्कस किए हैं। तो इनमें से एक एक कॉन्सेप्ट और है जो उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, एक और भी है, हम वो डिस्कस करते हैं। मिनिमम टैक्स रिजीम, सेपरेट ब्लॉक भी ऑलमोस्ट फाइनल टैक्स रिजीम है, सेम ही है, लेकिन आप उसको एज ए फाइनल टैक्स ही कंसिडर करें सेपरेट ब्लॉक को भी, ठीक है ना। तो आप मैं इसको ये कर देता हूँ कि इन तीनों को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो आपने समझना है कि जो सेपरेट ब्लॉक है वो भी क्या है, आपकी फाइनल टैक्स रिजीम ही है, तो आपने इसको सेपरेट कंसिडर नहीं करना। हमारी एक और है जो आपके सिलेबस में है, वो है मिनिमम टैक्स रिजीम। हम लेते हैं यही एग्जांपल, हम इसमें लेते हैं कि अगर जो बिजनेसेस हैं, कमर्शियल इंपोर्टर्स हैं, ठीक है, अ, उसमें वो क्या करते हैं, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, किधर गई वो, आगे चली गई, एक सेकेंड, ये चैप्टर 4, हम पहले यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं कि मिनिमम टैक्स क्या होता है। कि बिजनेस जो लॉ है वो कहता है, ये नॉर्मली अप्लाई होती है बिजनेसेस पर, ठीक है ना, लेकिन हमारे सिलेबस में ये नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो है सिर्फ नॉर्मल टैक्स रजीम का ही बिजनेस है। एग्जांपल लेता हूँ कि कुछ होते हैं ना जो इंपोर्ट करके आगे भी बेचते हैं, कमर्शियल इंपोर्टर्स को हम कहते हैं। एक होता है मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर, जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है, उसको यहाँ पर मैन्युफैक्चर करता है, कोई आइटम बनाता है, फिर वो मार्केट में सेल करता है। एक होता है कमर्शियल इंपोर्ट, कि वो एक फिनिश्ड गुड इंपोर्ट करता है, फिर मार्केट में सेल करता है, ठीक है। तो लॉ कहता है कि जो अगर एक ऐसा इंपोर्टर है, वो अगर इंपोर्ट करके जब इंपोर्ट करेगा, तो इंपोर्ट स्टेज पर सर्टन परसेंट ऑफ जो इंपोर्ट की वैल्यू होगी, 2%, 1.5%, जो भी अमाउंट है, वो उसका एज एडवांस टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। वो टैक्स की अमाउंट सर्टन परसेंटेज, 1% या 2% वो पे करेगा, उसके बाद ही उसकी गुड्स क्या होंगी, डिक्लेयर होंगी, और जो भी उनका प्रोसेस है वो उसको तभी तभी कस्टडी क्या होगी, उसको दी जाएगी। तो हमने एक्सपोर्ट में डिस्कस किया कि लेट्स सपोज क्या था, मैं कहता हूँ कि मेरी जो इंपोर्ट्स की वैल्यू थी वो थी, कितनी अमाउंट थी, 10 मिलियन थी, 1 करोड़ रुपए थी। मैं कहता हूँ कि 2.1% क्या था, 2.5% क्या था, टैक्स की अमाउंट थी जो वहां पर मुझे ऑन द स्पॉट पे करना थी, ठीक है। ये कट गया। अब मैंने जब प्रॉपर वर्किंग की, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास सेल्स थी 1 करोड़, और मेरे पास जो एक्सपेंसेस थे वो 80 लाख, ठीक है। ये मेरे पास जो प्रॉफिट आया वो आ गया 2 लाख रुपए, और ये 20 लाख रुपए आ गया। मैंने क्या किया, नॉर्मल वर्किंग की, 20% रेट है नॉर्मल टैक्सेबल रजीम में, मैंने उस पर टैक्स कैलकुलेट किया, वो बन गया 5,80,000 रुपए। अब यहाँ पर डिफरेंस है फाइनल टैक्स और मिनिमम टैक्स रजीम में।
अब मिनिमम टैक्स रिजीम में क्या है, लॉ कहता है जो ऑन द स्पॉट टैक्स कट गया वो मिनिमम है, ठीक है ना, वो आपने पे करना ही करना है। अगर आप बाद में ईयर एंड पर जब नॉर्मल टैक्स की वर्किंग करेंगे, आप लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, अगर लायबिलिटी बनती है मिनिमम टैक्स से ज्यादा, जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो आपको पे करनी पड़ेगी, जो ऑलरेडी डिडक्टेड है यहाँ पर कितनी है, 2,50,000 रुपए। अब मैंने गवर्नमेंट को पे करनी है टैक्स पेबल, मैंने यहाँ पर गवर्नमेंट को पे करनी है 3,30,000 रुपए, ये मैंने पे करना है क्योंकि जो मेरी नॉर्मल लायबिलिटी बनी है वो मेरी मिनिमम लायबिलिटी जो मैंने डिडक्ट हुआ एडवांस यहाँ पर उससे ज्यादा है। तो लॉ कहता है मिनिमम टैक्सेशन का मतलब भी यही है कि जो कट गया वो तो मिनिमम है, वो तो मतलब है ही है, उससे ज्यादा अगर बनते तो अपने डिफरेंशियल अमाउंट क्या करनी है यहाँ पर पे करनी है, ठीक है। अब भी हम इसमें मॉडिफाई करता हूँ, मैं कहता हूँ मेरा जो यहाँ पर गेन था ये 90 लाख थी, मेरा गेन आया कितना 1 मिलियन का। अब 29% में रेट लगाया, मेरा बन गया 2,90,000 रुपया। ऑलरेडी जो मैंने पे किया है 2,50,000 रुपये पे किया है। अब कितना बच गया, मेरा नेट पेबल कितना बना 40,000 रुपये। थोड़ा हम इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, मैं कहता हूँ मेरा जो गेन था 5 लाख का था, मेरा टैक्स बना 145,000, तो डिडक्टेड कितना था 2,50,000 रुपए। इस तरह से मेरा 1,05,000 रिफंडेबल बनता है, लेकिन नहीं, मिनिमम टैक्स रिजीम क्या कहती है, टैक्स लाइबिलिटी आप कैलकुलेट करेंगे, हमने कैलकुलेट की अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम, टैक्स बना 1,45,000 रुपए, उसको आप कंपेयर करेंगे जो इंपोर्ट पर कट गया 2,50,000। अगर नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी ऑलरेडी डिडक्टेड से ज्यादा है तो डिफरेंस हम पे करेंगे, जैसे पहले अभी मेरा पेबल आ रहा था। अगर नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी जैसे कि यहाँ पर आ रही है 145,000, वो ऑलरेडी डिडक्टेड ऑन स्पॉट से कम है, तो जो कट चुका है वो आपकी मिनिमम टैक्स लायबिलिटी है, मिनिमम, वो फाइनल लायबिलिटी है, कोई रिफंडेबल नहीं होगा, ठीक है जी। ये है मिनिमम टैक्स रिजीम का कॉन्सेप्ट। आइए अब आपकी किताब में जाते हैं, क्या कहते हैं वो इस बारे में। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा आसान अल्फाज में एक्सप्लेन या इन डिटेल कैफ लेवल पर एक्सप्लेन नहीं हो सकता। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको इसमें फर्दर भी क्या कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। ये मिनिमम टैक्स रिजीम आ जाते हैं हम यहाँ पर, ये नहीं, अ, ये अंडर द मिनिमम टैक्स regime, tax already deducted at source is treated as minimum tax। यहाँ तक पढ़ लिया, मैंने बताया which is then compared with the liability under the normal tax regime। दोनों किया, मिनिमम काट लिया, ये हमारा मिनिमम टैक्स कंसिडर होगा। फिर हम नॉर्मल टैक्स में जो लायबिलिटी बनेगी हम कंप्यूट करेंगे, फिर उससे कंपेयर करेंगे। अब आगे पढ़ते हैं। In case liability under normal tax regime is greater than tax already deducted, जी इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, अभी बन जाएगी, जो लिखा हुआ है उसको हम प्रॉपरली क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर नॉर्मल टैक्स में जो लायबिलिटी बन रही है इज ग्रेटर देन ऑलरेडी डिडक्टेड। आगे जाते हैं। द पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे लायबिलिटी अंडर नॉर्मल टैक्स regime, तो फिर पर्सन ने कौन सा टैक्स पे करना है, नॉर्मल टैक्स regime वाला टैक्स पे करना है, 5,80,000 रुपए, ठीक है। क्योंकि इसमें से ऑलरेडी 2,50,000 वो काट चुके हैं, तो नेट जो पर्सन ने पे करने होंगे वो कितने होंगे, 3,30,000 रुपए होंगे। आगे पढ़ते हैं। इन केस tax already deducted is greater than the liability under normal tax regime, the same is treated as the final tax। जी अभी मैं आपको बताया था, मैं यहाँ पे दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। जी 95। अब यहाँ पे जो टैक्स डिडक्टेड अंडर नॉर्म मिनिमम है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्मल, तो वो क्या होगा, आपको फाइनल टैक्स लायबिलिटी होगी, आपको फर्दर कुछ जमा करवाने की जरूरत नहीं है। जी आपको समझ आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर उसने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है, वो है देखिए, उसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट हम बाद में डिस्कस करते हैं, वेरियस इनकम विच आर ट्रीटेड एज मिनिमम टैक्स। मैंने आपको इंपोर्ट की एग्जांपल दी, ठीक है ना, बाकी आपने कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई एग्जांपल आपसे कोई एग्जांपल नहीं पूछेगा, जस्ट आपने ये पैराग्राफ याद करना है, ये पैराग्राफ बस, कुछ भी बाकी याद नहीं कर। और यहाँ पर आपने सिर्फ ये याद करना है, बाकी आपने पढ़ना जरूर है, याद ये कर, ठीक है।
अब एग्जांपल याद कर लें, यहाँ पर एक्सपोर्ट की है, वहाँ पर वो है, और यहाँ पर जो ये नाम लिखा हुआ है, ये आपने नाम देखना है कौन सा नाम लिखा हुआ है, आपने ये रूल भी याद कर लेने। ठीक है? तो ये इतना ही था, जिससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी एक और कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, आपका मिनिमम टैक्स रिजीम नहीं है, वो मिनिमम टैक्स ऑन सर्टेन वो है, ये कोई रिजीम नहीं है, ठीक है ना? तो ये कहता है कि कुछ पर्सन्स हैं, उन्होंने वो भी ना नॉर्मली फॉल करती है इसमें। वो एक तरह की मिनिमम टैक्स रिजीम ही है, वो सेपरेट रिजीम नहीं है। वो क्या है, आपको उम्मीद है पढ़ के समझ आ जाएगा, लेकिन अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम करेंगे इनकम फ्रॉम बिज़नेस, ये इनकम फ्रॉम बिज़नेस से लिंक करती है, हम उसमें डिस्कस करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट वही है जो मिनिमम टैक्स रिजीम का कॉन्सेप्ट है। आप पढ़ेंगे, आपको समझ आएगी, अगर नहीं आती भी तो कोई मसला नहीं है। जब हम डिस्कस करेंगे इनकम फ्रॉम बिज़नेस, वहाँ पर हम इसको अप्लाई भी कर रहे होंगे न्यूमेरिकल में, और समझ भी आ रही होगी, ठीक है? अब इसमें कुछ चीज़ें मैं स्किप कर रहा हूँ अभी, आपके चैप्टर 4 में, आपको बता देता हूँ क्या चीज़ें मैं स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पर आ जाएँ तो आपका ये है डिविडेंड, ठीक है? ये हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पढ़ेंगे सारे का सारा। उसके अलावा हम इसमें जो इसके रेट्स हैं वो भी हम वहीं पर पढ़ेंगे। रॉयल्टी इनकम क्या होती है, टैक्स किस तरह पे लगता है, ठीक है? ये भी हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पढ़ेंगे, और ये जो है फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज़, ये भी हम वहीं पर पढ़ेंगे। उसके अलावा ये मिनिमम टैक्स ऑन द इनकम फ्रॉम ऑफ सर्टेन पर्सन्स, ठीक है? ये ना बिज़नेस की बात हुई, यहाँ पर आप पढ़ेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। ये भी हम कहाँ पर डिस्कस करेंगे, इनकम फ्रॉम बिज़नेस में डिस्कस करेंगे। अब हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं जी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर, ठीक है ना? आपको मैंने सारा बता दिया था कि क्या रेट सप्लाई होते हैं, क्या नहीं होते। इसमें से ये कुछ बात लिखी हुई है ऑडिट के बारे में। ये आपका जो चैप्टर है यहाँ पर ये यहाँ पर असेसमेंट एंड ऑडिट चैप्टर जो 15 है आपका, ये उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब आप वहाँ पर ये चीज़ पढ़ लेंगे, तो तब आपको ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा, समझ आ जाएगा। बाकी इसमें कोई मसला नहीं है। ये जो हमने अभी पढ़ा था प्रोविजन ऑफ मिनिमम टैक्स, जो मिनिमम टैक्स वाली जो है मिनिमम टैक्स रेजीम है, वो इसमें अप्लाई नहीं होती, बाकी सब पे अप्लाई होती है, ठीक है? एक और चीज़ है, वुमेन एंटरप्राइज एंड इट्स टैक्सेशन। अब पहली बात ये है कि वुमेन एंटरप्राइज क्या होती है, डेफिनेशन इसमें क्या चीज़ें फॉलो करती हैं? ए स्टार्टअप एस्टेब्लिश्ड ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2021, मतलब ये पहली कंडीशन ये है। ये आपकी एक डेफिनेशन आ सकती है, आपको ये याद करनी पड़ेगी। एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न owned बाय ए वुमेन, मतलब या तो वो इंडिविजुअल बिजनेस होगा सोल प्रोप्राइटरशिप, या एओपी, ऑल ऑफ हुज मेंबर्स आर वुमेन। एओपी तब होगी जब उसकी सारी जो मेंबर्स होंगे, जो पार्टनर्स होंगे, वो फीमेल्स होंगी। और ए कंपनी हुज 100% शेयर होल्डिंग इज हेल्ड और ओन्ड बाय ए वुमेन, ठीक है? तो अगर एक कंपनी भी है तो उसके सारे शेयर होल्डर्स क्या होंगी, फीमेल्स होंगी, तभी वो इस डेफिनेशन को मीट करती है। सबसे बड़ा क्राइटेरिया क्या है कि वो जुलाई 1 2021 या उसके बाद रजिस्टर हुई। मतलब ये जो प्रोविजन है, ये न्यू एडिशन है आपके टैक्स के अंदर, सिलेबस में न्यू एडिशन आई है, ये टैक्सेशन। फिर हमने अगर ये क्राइटेरिया मीट हो गया है, फिर क्या बेनिफिट है? तो टैक्स पेएबल बाय वुमेन एंटरप्राइज ऑन प्रॉफिट्स एंड गेन्स derived from business chargeable to tax under the income head, income from business shall be reduced by 25%, ठीक है? हम कहते हैं कि जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी ना, ये जो भी टैक्स लायबिलिटी बनेगी, आप उसको 75% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25% आपको डिस्काउंट मिल गया, उस लायबिलिटी का आपने क्या करना है, 75% पे करना होगा, ठीक है? ये बेनिफिट दिए। However, this benefit will not be available to business that is formed by the transfer or reconstitution or splitting of an existing business. Normally क्या होता है कि कंपनियां, एक कॉन्सेप्ट है रिस्ट्रक्चरिंग का, ठीक है ना? जब आप वो स्प्लिट अप करते हैं अपने ऑपरेशंस को ना, तो उससे नहीं, जो नया सेटअप आपको कंपनी को बनाएंगे, तो न्यू सेटअप बनाएंगे, नई कंपनी रजिस्टर होगी जुलाई के बाद, तो ताकि इसको होता है ना टैक्स बेनिफिट्स लेने के लिए, टैक्स बचाने के लिए, रिलीफ लेने के लिए, वो थोड़ा सा ये काम कर लेते हैं। लेकिन इसमें बाकी वो उन्होंने यहाँ पे ना स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दिया है, ताकि ये वाले मसले सारे न चलें। हमारा लास्ट टॉपिक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये आपने पढ़ लेना है, तो इसमें कोई याद करने वाली बात नहीं है जी। इसमें जो एक चीज़ है अपॉर्चुनिमेंट ऑफ रिडक्शंस, ये हम इनकम फ्रॉम बिजनेस से लिंक करता है, हम उसमें डिस्कस करेंगे। मैं आपको थोड़ा जनरल आइडिया बता देता हूँ। वो ये कहते हैं कि अगर एक एक्सपेंस 5 इनकम्स को अर्न करने के लिए लगा, आपने यूज़ किए, इनकर किया है, तो आपने उस एक्सपेंस को पाँचों इनकम्स के अगेंस्ट क्या करना है, उसकी अपॉर्चुमेंट करनी है, डिवाइड करनी है, ठीक है? तो उसके रीजंस क्या है? क्योंकि कुछ इनकम होती हैं एग्जेम्प्ट, कुछ होती हैं फाइनल टैक्स,
क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम्प्ट जो इनकम है उसका जो एक्सपेंडिचर है, जो एक्सपेंस लगा होगा उसके ऊपर, उसका एक्सपेंस भी हमें अलाउ नहीं होगा। जो फाइनल टैक्स है उसके अगेंस्ट भी मेरे को डिडक्शन अलाउ नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब हम अपॉर्चमेंट करेंगे, तो अगर मेरा लेट्स सपोज एक्सपेंस हुआ था 1 लाख रुपए का, 20,000 मैंने अर्न करने के लिए लगा दिया एग्जाम्प्ट इनकम, वो तो डिसअलाउ हो जाएगा, पीछे बच गया 80,000। और मैंने जब अपॉर्चमेंट की तो फाइनल टैक्स में मेरा जो फाइनल टैक्स इनकम जो अर्न करने के लिए मेरी जो एक्सपेंस लगा था वो था 25,000, वो भी डिसअलाउ हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था कि फाइनल टैक्स के अगेंस्ट हमें कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होती। ये अभी अब यहाँ से हमने पढ़ा था, किधर गया, ये पढ़ा था, नो डिडक्शन इज अलाउ। ठीक है, तो वो भी मेरा एक्सपेंडिचर कहाँ चला गया, खू खाते। ठीक है, तो मुझे नेट जो एक्सपेंस अलाउ होगा वो कितना अलाउ होगा, 55,000 अलाउ, 55,000 का अलाउ होगा। तो ये इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट है, आपने ये पढ़ लेना है। बाकी डिटेल जो रूल है किस तरह अप्लाई करना है, इनका फॉर्म बिजनेस हम जाके पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी क्या है फेयर मार्केट वैल्यू। तो फेयर मार्केट वैल्यू क्या होती है, आपने अकाउंटिंग में पढ़ी हुई है। ठीक है ना, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि जो उस टाइम मार्केट में वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी वो है। ये लास्ट पॉइंट मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है। आपको पता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, फिक्स प्रॉपर्टी के लिए जो आपका लैंड होता है, उसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट के अपने रेट्स हैं, जिसको हम डीसी रेट कहते हैं। ठीक है ना, ये डिस्ट्रिक्ट के जो रेट हमारे रेट होते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, डीसी रेट कहते हैं। अगर की कोई ऐसी यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमिन नहीं की जा सकती। ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टीज की हमारी तीन रेट्स होते हैं। एक होता है डीसी रेट, जो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर ने दिया होता है रेलेवेंट स्पेस एरिया के हिसाब से, भैया क्या ये एग्रीकल्चर लैंड है या कमर्शियल लैंड है। ठीक है ना, वो आपको अपने पेरेंट्स ज़्यादा बेहतर इसमें गाइड कर सकते हैं, वो थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, आप उनसे डिस्कस कीजिएगा ये बात। उसके अलावा कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पर एफबीआर ने अपने रेट्स दिए हमें, जैसे कि लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद, कराची। तो वहाँ पर जो फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी आपकी, एफबीआर की वैल्यू होगी, वो आप यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर ऐसी सिटी जैसे कि मैं बात करूँ बखर की, मैं बात करूँ मियाँ वाली की, मैं बात करूँ आपके लइया वगैरह की, वहाँ पर एफबीआर रेट्स नहीं है। तो वहाँ पर फेयर मार्केट वैल्यू अगर आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आप डीसी रेट यूज़ कर सकते हैं। वो आपको यहाँ पर उन्होंने ये दिए थे। ठीक है, ये हमने किस तरह यूज़ करना है, ये हम पढ़ेंगे जाकर कैपिटल गेन में। ठीक है, अब है कि रिसीट ऑफ इनकम। आपको पता है, आपने अकाउंटिंग पढ़ी होगी। अकाउंटिंग में 2 बेसिस होते हैं, एक होती है एक्रूवल बेसिस, एक होती है रिसीट बेसिस। ठीक है, तो टैक्स भी 2 बेसिस पे चल रहा होता है। कुछ आपकी इनकम जो होती है एक्रूवल बेसिस पर टैक्स, जैसे कि इनकम फ्रॉम बिज़नेस, चाहे आपको पैसे रिसीव हुए हैं नहीं हुए, वो आपकी अक्रूवल बेसिस अगर आपने सर से प्रोवाइड कर दिए, वो आपका रेवेन्यू है। आपने उसके अगेंस्ट एक्सपेंस लेस करना है, जो भी रूल्स हम पढ़ेंगे बाद में जाकर, वो आपकी अक्रूवल पर क्या है, टैक्सेबल है। आपकी जो इनकम फ्रॉम सैलरी है, वो आपकी रिसीट बेसिस पर, अगर आपको सैलरी रिसीव हुई है, आप टैक्स पे करेंगे, अगर नहीं हुई, आप टैक्स पे नहीं। बेशक आपने अर्न कर ली हो, लेकिन रिसीव नहीं हुई, तो आपको पैसे, आपको टैक्स जमा करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी एप्लीकेशन क्या होगी, हम इनकम फ्रॉम सैलरी में पढ़ेंगे। तो वहाँ पे उन्होंने डिफाइन कर दिया है कि चलो अक्रूवल में तो पता है, जब एक चीज़ अर्न हो गई तो वो हो गई, बात ही खत्म। या एक्सपेंडिचर इनकर हो गया, चाहे पेमेंट किया है नहीं किया, इनकर हो गया, तो मतलब एक्सपेंस है। अब उसने यहाँ पर रिसीट को बता दिया है कि रिसीट कब कंसिडर होगी। मेथड फॉर रिकॉग्निशन ऑफ रिसीट ऑफ इनकम इज एलेबोरेटेड इन सेक्शन 609। ठीक है जी, क्या कहता है, ए पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज हैविंग रिसीव्ड एन अमाउंट, बेनिफिट और परक्विजिट। क्योंकि आपकी इनकम इन कैश से आपको मिल सकती है, कोई काइंड भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो चीज़ें मेंशन कर दी। इफ इट इज एक्चुअली रिसीव्ड बाय द पर्सन, मुझे खुद रिसीव हो गई है, या अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन एट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द पर्सन और अंडर एनी लॉ। मुझे पैसे मिलने थे, मेरी कंपनी ने देने थे, मैंने अपने कंपनी से पहले लिया हुआ था लोन 4,000 रुपए का। ठीक है, उनसे मैंने कहा यार पूरी सैलरी इस मंथ की है, आप ये मेरे लोन के अगेंस्ट एडजस्ट कर दें। अब अगर एडजस्टमेंट हो गई है, तो एक्चुअली मुझे रिसीव तो हो गई है, मतलब ये कंसीडर होगा कि मैंने पैसे पहले लिए, फिर लोन पे ऑफ कर दिया। ये यहाँ पे क्या कंसीडर होगा, मुझे तनख्वाह तनख्वाह मिल गई है। क्या मेड अवेलेबल टू द पर्सन, मुझे मैसेज आ गया जनाब तैफूर साहब आए, अपनी सैलरी रिसीव कर लें, बस मतलब मेड अवेलेबल होगी। अब मैं कल जाता हूँ, परसों जाता हूँ, 10 दिन के बाद जाता हूँ, वो मेरा मसला है, लॉ कहता है आपकी वो रिसीट हो गई है। ठीक है, जो था आपका ये वाला कॉन्सेप्ट। हम आते हैं रिकूप्ड एक्सपेंडिचर। ये हम डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे। लॉ कहता है, ये उसमें बिजनेस में हम डिस्कस करेंगे या प्रॉपर्टी में हम जाके, प्रॉपर्टी में तो नहीं,
अदर सोर्स में भी इसको डिस्कस करेंगे और बिजनेस में भी डिस्कस करेंगे। लॉ कहता है कि जनाब अगर आपने आज एक एक्सपेंडिचर किया है, आपको एक एक्सपेंस अलाउ हुआ है, ठीक है, और फ्यूचर में आपको उसकी रीइंबर्समेंट हो जाती है, आपको वो मिल जाता है, रीपेमेंट हो जाती है। अगर आज आपको आप एक साल अगर आपने एक्सपेंस अलाउ की है, तो अगर जिस साल में आपको अगर वापस मिल गए हैं, आप उसको दोबारा एज ए इनकम शो करेंगे या आप उसको दोबारा टैक्स पे करेंगे। जैसे कि सबसे जो आसान एग्जांपल है बैड डेट की है। अ, आपको पता है आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, बैड डेट आप रिकॉर्ड भी करते हैं, आप बैड डेट्स की रिकवरी की एंट्री भी रिकॉर्ड करते हैं। आप बैड डेट की एंट्री क्या रिकॉर्ड करते हैं? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। जब आपको उसकी रिकवरी होती है, आप क्या एंट्री रिकॉर्ड करते हैं? कैश या बैंक डेबिट, बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। आप जब बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट कर रहे होते हैं, एक्चुअली में आप अपनी इनकम इंक्रीज कर रहे होते हैं। ठीक है, यही होती है ना? अगर मैंने गलत बोल दिया तो बता दीजिएगा। ऐसे मेरी थोड़ी अकाउंटिंग वीक है। तो अच्छा खैर, हम इसमें बात कर रहे थे। अब 2018 टैक्स ईयर 18 की बात करते हैं। तब आपको बैड टैक्स एक्सपेंस मिला था जो अलाउ किया था एफपीआर ने टैक्स में, वो मिला था 50,000 रुपए का। ठीक है, अब टैक्स ईयर अब तब आपने एक्सपेंस अलाउ कर दिया होगा, आपने लेस कर दिया, उससे आपकी इनकम भी कम हो गई होगी, आपका टैक्स भी कम हो गया होगा। आज टैक्स 2021 में आपको उस बंदे ने पता नहीं क्या, उसको शायद खौफ खुदा आया या किसी ने डराया कि भाई क़यामत वाला दिन तुम्हारी पकड़ हो जाएगी कि तुमने 50,000 रुपए खाए हैं फलां बंदे के, फलां बिज़नेस के, यार वापस कर दो। उसका थोड़ा-सा ईमान दोबारा से ताज़ा हुआ, तो वो 50,000 लेकर निकला और हमारे पास आ गया। जब यहाँ पर आया तो ईमान थोड़ा डगमगाया। उसने 30,000 हमें दे दिए, 20,000 अभी भी नहीं दिए। तो यहाँ पर जो मुझे 30,000 वापस मिला है, मुझे मिला है जो मैंने पहले एक्सपेंस लॉक किया था, अब जो मुझे रिकवर हो रहा है दोबारा, तो लॉ कहता है कि जिस हेड के अंदर वो आपको डिडक्शन मिली थी, आपने उसको उसी हेड के अंदर क्या करना है, दोबारा इनकम शो करवा देना है। बैड डेट कहाँ पर होता है? इनकम फ्रॉम बिजनेस में होता है। आपने उस रिकवरी को यहाँ पर इनकम फ्रॉम बिजनेस में एज ए गेन शो कर देना है। ये एक्चुअली में कैसे करेंगे? ये हम इनकम फ्रॉम बिजनेस में इसको प्रॉपर्ली प्रैक्टिस भी करेंगे। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है, ये यही है। हम पढ़ लेते हैं। Any amount received subsequently in respect of deduction previously allowed. अब देखें, any amount received subsequently in respect of deduction previously allowed as deduction will be added in the income or in the year of receipt. बात खत्म हो गई, वही बात जो मैंने बोली थी। ठीक है, नीचे भी वही बात लिखी हुई है यार, पढ़ लीजिएगा, आसान है, इससे आसान तो मैं बता नहीं सकता। ठीक है ना? हाँ जी, कन्वर्जन करेंसी सबसे जो प्यारी बात, एवरी अमाउंट टेकन इनटू अकाउंट अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस शैल बी इन रुपीस। मतलब अगर आपको बाहर से कोई पैसे आ रहे हैं, जिस डेट पे आपकी ट्रांजैक्शन हुई है, जो उस डेट पे एक्सचेंज रेट होगा, आपने उस डेट पे उस डॉलर्स को रुपीस में कन्वर्ट कर देना है और आपने उसको अपने रुपीस में शो करवाना है। ठीक है, बाकी नीचे ये थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है जो मैंने अभी बोली है और उसमें एग्जांपल भी बता दिए। आप ये पढ़ लेंगे, आपको समझ आ जाएगी। या ये बिजनेस में डिस्कस करेंगे, ये मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, जब कोई इस बात की समझ नहीं आएगी बिजनेस में डिस्कस करेंगे। बाकी ये आसान सी बात है, अभी जो ऊपर हम चीज़ें पढ़ी हैं, मसला इसमें कोई नहीं है। मुझे यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर एक ऐसी इनकम है जो अक्रूवल बेसिस पर टैक्सेबल है, अगर कोई इनकम अक्रूवल बेसिस पर टैक्सेबल है, तो अगर आज मैंने वो सर्विसेज दे दी हैं, तो इस साल मैंने टैक्स भी पे कर दिया होगा। तो मगर मुझे पैसे नेक्स्ट ईयर में मिलते हैं, जब मुझे नेक्स्ट ईयर में पैसे मिलेंगे, तो दोबारा उन पर मुझे टैक्स पे नहीं करना होगा। ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी मैं पैसे यहाँ पर टैक्स पिछले साल में पे कर चुका हूँ अक्रूवल पर। अब दूसरे पॉइंट में वो कह रहा है कि अगर एक इनकम टैक्सेबल है रिसीट बेसिस पर, अगर आज मैंने सर्विसेज दे दी हैं, आज मेरा रिसीवेबल खड़ा है, मुझे पैसे नहीं मिले, तो इस साल में वो मेरी इनकम, उस पर मैंने टैक्स पे नहीं करना, क्योंकि वो इनकम है ही किस पर टैक्सेबल? रिसीट बेसिस पर टैक्सेबल है। जब नेक्स्ट ईयर में जब मुझे पैसे मिलेंगे, उस पर मैं क्या करूंगा? टैक्स पे करूंगा। ठीक है, सेम फॉर एक्सपेंडिचर। अगर एक एक्सपेंस मुझे रिसीट बेसिस पेमेंट बेसिस पर अलाउ है, तो जिस साल जिस टैक्स ईयर में पेमेंट होगी, सिर्फ उसी साल मुझे एक्सपेंस अलाउ होगा। और अगर एक्सपेंस मुझे अक्रूवल बेसिस पर अलाउड है, तो जिस साल मेरा वो एक्सपेंस इनकर होगा, मे बी हो सकता है पेमेंट दूसरे साल में हो जाए, लेकिन जिस साल में इनकर होगा, उस साल में मुझे क्या होगा? वो एक्सपेंस अलाउ होगा। सिंपल सी बात है, आपने ये पढ़ लेनी है, कोई मसला नहीं है। आप इसको अकाउंटिंग से भी रिलेट कर सकते हैं, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। यहाँ पर हमारा चैप्टर 4 हुआ खत्म शुद्ध। तो इसके बाद हम छोटी सी वीडियो में मैं क्या करूँगा, आपके पास पेपर डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह, चैप्टर 4 से जो अभी तक आए हुए हैं, ताकि प्रॉपर्ली आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है? थैंक यू सो मच। कोई मसला हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो हाज़िर जनाब आप आ सकते हैं। मुझे मैसेज करें, हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।